हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर संविधान की गरिमा का सम्मान और इसके मूल्यों की सदैव रक्षा का संकल्प लें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 26 नवंबर को मुंबई हमले की बरसी पर शहीदों को नमन भी किया। मुंबई हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों को भी मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। भारत में जनसांख्यिकीय बदलाव का संकेत देते हुए पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई है। इसके साथ साथ लिंगानुपात 1020 के मुकाबले 1000 रहा है। यह जानकारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्ष से मिली। इस सर्वे के परिणामों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा की धरती पानीपत से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के फलस्वरूप भारत में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो चुकी है। देश में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं होने पर मैं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। वहीं रेवाड़ी के बावल में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास रैली को संबोधित किया और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बावल में 14 परियोजनाओं का शिलान्यास और 5 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बावल में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली में सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समेत अहरवाल के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस विकास रैली के कई राजनीतिक मायने हैं। आपको बता दें कि सीएम अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार रेवाड़ी जिले में रैली करने पहुंचे। इस दौरान करीबन 350 करोड़ की सौगात बावल को मिली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रदेश के हर गरीब परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने की इच्छा के मद्देनजर प्रत्येक परिवार की आय 1,80,000 तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय मेले लगाए जाएंगे। इन मेलों के माध्यम से गरीब परिवारों को किसी न किसी योजना के साथ जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। इन अंत्योदय मेले की शुरुआत 29 नवंबर से होगी और इसे क्रमानुसार चलाकर सभी लाभ पात्रों को कवर करते हुए विभिन्न योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव विनीत गर्ग आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्त को मेलों के आयोजन के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दे रहे थे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जापानी भाषा के सर्टिफिकेट कोर्स में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल एडमिशन लेंगे। इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले वे पहले स्टूडेंट होंगे। मुख्यमंत्री ने अगस्त में जापानी भाषा पाठ्यक्रम के लिए एडमिशन लेने की बात कही थी, जब उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में औपचारिक रूप से ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया था। हाल ही में एक बयान में उन्होंने कहा कि वो अपनी इस बात पर कायम है और जल्द ही कोर्स के लिए एडमिशन लेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि ये विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात होगी कि मुख्यमंत्री जापानी भाषा पाठ्यक्रम के पहले छात्र होंगे। आम जनता को घर बैठे समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई सीएम विंडो की शिकायतों का निवारण करने में कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के 10 लोकसभा क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र ने प्रथम स्थान हासिल किया है। दरअसल जनता की शिकायतों के लिए हरियाणा सरकार ने सीएम विंडो की शुरुआत की, वहीं अच्छे काम के लिए कुरुक्षेत्र सबसे आगे है। जनता की शिकायतों को कम समय में निवारण करने के लिए जनता ने भी सीएम विंडो का धन्यवाद दिया। 25 दिसंबर 2014 को सीएम विंडो की शुरुआत की गई थी। मात्र 7 दिन में पूरे प्रदेश से 4087 शिकायतें मिली। इसके बाद सीएम विंडो के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ा और 2018 में 1,54,502 शिकायतें मिली। इसके बाद फिर शिकायतें कम होने लगी। वहीं सीएम विंडो के माध्यम से जनता सुगमता के साथ अपने सवाल सरकार तक पहुंचा सकती है। उस विधानसभा कुरुक्षेत्र में लोकसभा में उनके सभी एमिनेंट पर्सन को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं
और कुरुक्षेत्र लोकसभा में 2 जिले और जैसे रादौर विधानसभा है उसके अधिकारी कर्मचारियों को मैं बधाई इस बारे में देता हूं कि उन्होंने मन लगाकर शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करने का काम किया। इसलिए हरियाणा में कुरुक्षेत्र की जो वर्किंग रही है वो बहुत अच्छी रही है और इसी उससे उसको ज़्यादा पॉइंट मिले हैं और निष्पक्षता से शिकायतकर्ताओं को शिकायत का समाधान हुआ, इसलिए सभी बधाई के पात्र हैं। नई जैसे पहले की एक जो टर्म रही सीएम विंडो स्थापित हुई और अब ये दोबारा से जो सीएम विंडो चालू की है, इसमें जो थोड़ी बहुत उसमें त्रुटियां रह गई थी, सरकार ने अभी बैठ के जो भी दिशा निर्देश दिए उसमें एक दिशा निर्देश ये था कि सभी एमिनेंट पर्सन को अलग अलग उसका एरिया बांटने का काम किया जाए और जैसे विधानसभा में 4 एमिनेंट पर्सन तो उनको गांव और वार्ड वाइज एक उनको बराबर बराबर के हिस्से बांटे गए ताकि एक दूसरे के में कोई हस्तक्षेप ना हो और सभी को बराबर की उसमें। वहीं पलवल में संविधान दिवस के अवसर पर लघु सचिवालय में अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल, उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह, जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी ब्रिजेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि लघु सचिवालय पलवल में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान दिवस की शपथ ली। हमें संविधान के मूल्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़े ही त्याग के बाद ये अधिकार प्राप्त किया। हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई है, क्या संदेश दिया गया है? आज 26 नवंबर 2021 को मिनी सेक्रेटेरिएट कैंपस में सभी अधिकारियों ने कर्मचारियों ने एकत्रित होकर संविधान दिवस की शपथ ली है और इस समय ये शपथ लेना, यहाँ एकत्र होना, ये प्रतीक है कि हम अपने आप को संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पित करते हैं और जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़े त्याग के बाद ये अधिकार प्राप्त किया, हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सभी को पता है आज 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस है और जो हमारे मूलभूत ड्यूटीज़, हमारी ड्यूटीज़ हैं और हमारी जो राइट्स हैं वो सारे हैं हमारे संविधान में लिखे गए हैं। तो बार बार इस बात को रिपीट करना, उसको सेंसिटाइज करना हमें इसलिए ज़रूरत है कि ताकि हमें ये अपनी जो हमारे संविधान के प्रति हमारी ड्यूटीज़ हैं वो हमें ध्यान रहें और उसको हम किसी प्रकार की गलती ना करें और अपनी उसकी संविधान में जो हमारे नियम हैं उनकी पालना करें और खुद भी करें और साथ में अपने सबॉर्डिनेट, अपने समाज में जो लोग हैं उनको भी इस बारे अवगत कराएं और सभी को संपूर्ण रूप से हमें संविधान के जो हमारी नियम हैं उनकी पालना करनी चाहिए। और इस संविधान दिवस पे मैं हरियाणा में डीएपी खाद की कमी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लगातार किसान डीएपी खाद की कमी को लेकर परेशान हैं और इस मामले पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। साथियों, देश के अंदर पहले डीएपी की भारी कमी रही और अब यूरिया की भारी कमी है और जैसे सरकार बिल्कुल गहरी नींद सोई हुई है वो हाल हो रहा है। क्रिबको वाले जबरदस्ती उसके साथ जिंक और सल्फर लगा के दे रहे हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं और प्रिंट रेट पे दे रहे हैं। दुकान वाला क्या करे? जब हम शिकायत करते हैं तो चलान दुकान वाले का होता है, लाइसेंस दुकान वाले का रद्द होता है। भाई क्या ड्यूटी है सरकार की? उन क्रिबको वाले को लगाम क्यों नहीं दी? क्यों उनकी फैक्ट्री बंद नहीं कराई? क्यों उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं करते? क्यों उनके ऊपर सख्ताई नहीं करते? उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके किसी को बांध के लूटना ये अपराध नहीं क्या? और सारा प्राइवेट को दे रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटियों में खाद ही नहीं आ रहा, कोऑपरेटिव सोसाइटियों को खाद देना बंद कर दिया। अरे भाई, लोगों के खाते सोसाइटियों में हैं, सोसाइटियों से उनको धार मिलेगा, सोसाइटियों से उनको बिना जिंक के मिलेगा। लेकिन बिल्कुल क्रिबको की जो है वो गुंडागर्दी चला दी, औरों की गुंडागर्दी चला दी कंपनियों की, साथ में जिंक और सल्फर जबरदस्ती दुकान वालों को दे रहे हैं। अब दुकान वाले कहाँ जाएं? या तो अपना कारोबार छोड़ दें या फिर उनको वो उसके साथ लगा के और प्रिंट रेट पे दे रहे हैं उनको। तो देखिए, हमारा अनुरोध है सरकार से, मुख्यमंत्री जी कुछ सोचे, इन किसान लगा हमने को पाप तो नहीं कर दिया। आज दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया है, जिसके चलते सभी बॉर्डर्स पर किसानों ने कार्यक्रम रखे हैं।
हालांकि कृषि कानूनों की वापसी पर केंद्रीय कैबिनेट की मोहर लग चुकी है, जिसे कानूनी तौर पर शीतकालीन सत्र में अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन अभी किसानों की बाकी मांगों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान किसानों की ओर से संसद तक ट्रैक्टर मार्च करने का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर किसान अभी से दिल्ली कूच कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा की कॉल पर आज अंबाला शंभू टोल प्लाजा से किसानों का जत्था दिल्ली गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी थी और कैबिनेट में भी इस पर मुहर लग चुकी है। इसके बावजूद भी किसान अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। अब किसान एमएसपी और किसानों पर हुए मुकदमे वापस लेने और आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। का क्या प्रोग्राम? देखो, जो संयुक्त मोर्चे की काल दी हुई है 29 तारीख को दिल्ली के अंदर जो कूच करने हैं 500 आदमी का, उसी की है। क्योंकि ये काल दी हुई है जो तीनों काले कानून वापस होने से पहले दी हुई है और 26 तारीख को सभी को बोल रखा था भी दिल्ली के पहुंचना है। और अभी जो एमएसपी की गारंटी कानून बनाना है उसके ऊपर सरकार ने अभी कोई आश्वासन नहीं दिया। इसलिए जब तक एमएसपी कानून नहीं बनता ये आंदोलन जारी रहेगा। जो संयुक्त मोर्चे की काल रहेगी अम्बाला। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को 1 साल पूरा होने के चलते भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के ओर से बहादुरगढ़ बाईपास के पास करीब 8 एकड़ में पंडाल लगाया गया है। 26 नवंबर को 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में पंजाब के 16 और हरियाणा के 100 से ज्यादा गांव के किसानों ने भाग लिया। आंदोलनकारियों की ओर से आंदोलन की वर्षगांठ पर टिकरी बॉर्डर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टिकरी बॉर्डर और बहादुरगढ़ बाईपास के पकौड़ा चौक पर सभाएं आयोजित की गई। जोगेंद्र उग्राहा ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर सरकार आमने सामने बात करे। ट्रैक्टर मार्च को लेकर 27 को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला दोबारा लिया जाएगा। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल के जश्न के साथ संघर्ष के नए ऐलान के लिए टिकरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत बुलाई गई। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की ओर से बुलाई गई किसान महापंचायत में हजारों किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। पंजाब और हरियाणा के अलग अलग गांवों से हजारों किसान दिल्ली मोर्चे पर पहुंचे और किसान महापंचायत में शामिल हुए। बीकेयू उग्राहा के सूबा प्रधान जोगेंद्र सिंह उग्राहा ने किसान महापंचायत में मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। जोगेंद्र उग्राहा ने महापंचायत में ऐलान किया कि जब तक सरकार उनके मांग पत्र का जवाब नहीं देती तब तक दिल्ली मोर्चे पर संघर्ष जारी रहेगा, घर वापसी नहीं होगी। ये पंचायत जीत का जश्न मनाने के लिए आई है दुनिया और बाकी रह रही मांगों के ऊपर संघर्ष का ऐलान करने हैं। जब तक मुकम्मल बात मानी नहीं जाती तब तक रह रही मांगों के ऊपर संघर्ष करने का संकेत देने के लिए सरकार को ये काम करने के लिए चलो चंगा है। घर वापस जाने के लिए बड़ा जी चाहता है, लेकिन जाएंगे तब जब सरकार की तरफ से। आंदोलन के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस कड़ी में पलवल के NH-19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहे धरना स्थल पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर किसानों ने आंदोलन में जान गंवाने वाले करीब 700 किसानों के लिए यज्ञ हवन का भी आयोजन किया। उनके लिए मौन भी रखा गया। इस धरने में पलवल, मेवात, हाथिन, होडल, फरीदाबाद इलाके से किसान पहुंचे। आज हमारे किसान आंदोलन का 1 वर्ष पूरा हुआ है और अभी 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने जो हमारे 3 कृषि कानून बिल थे जिनको हमने किसानों ने काले कानून के नाम से उसको घोषित कर रखा था, जो किसान की मौत के एक वारंट के रूप में थे, उनको वापस लेकर के आंशिक जो है किसानों को राहत देने का काम किया है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी दूसरी मुख्य मांग भी है, जो MSP है, जो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से
जो सरकार तय करती है रेट, किसानों की ये मांग है। MSP भी। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीनू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी हैं। महिलाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चरखी दादरी जिले के गांव हड़ौदा कला से शोरान खाप की अगुवाई में 30 गाड़ियों का काफिला सैकड़ों किसानों के साथ टिकरी बॉर्डर पहुंचा। लाखों की संख्या में किसान टिकरी बॉर्डर पहुंचकर जनशक्ति का आभास सरकार को करा रहे हैं। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में किसान टिकरी बॉर्डर के लिए अलग अलग जगह से लगातार कूच कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर फतेहाबाद जिले का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हरियाणा रोडवेज की एक बस में छात्राएं छत और दरवाजे पर खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं। बस पूरी तरह से भरी हुई है और ये छात्राएं अपनी जान को जोखिम में डालकर बस के दरवाजों पर खड़े होकर सफर कर रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में लड़कियां बस में चढ़ने के लिए जद्दोजहद करती नजर आती हैं। ऐसा है कि छात्रों के लिए अब नई गाड़ियां, मतलब जो मिनी गाड़ियां हैं, ये तैयार हो रही है। 1-2 दिनों में ही इनकी मतलब समस्या हल हो जाएगी। तो नहीं, मतलब ये गाड़ियां कोई 5-6 गाड़ियां, मतलब एम्बुलेंस कोरोना के टाइम में एम्बुलेंस बनाई गई थी, उसके कारण मतलब दिक्कत आई थी। अब मतलब ये मिनी गाड़ियां स्टूडेंटों के लिए, लेडीजों के लिए। पानीपत के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने 13 आउटसोर्स कर्मचारियों को बर्खास्त करने के विरोध में धरना और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला मंत्री नरेश ने की। आउटसोर्स के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मिलकर कर्मचारियों को बाहर निकाल रहे हैं और तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। इसी के विरोध में धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है।
ये तब तक जारी रहेगा जब तक हटाए गए 13 आउटसोर्स कर्मचारियों को वापस काम पर नहीं लिया जाता। से आने के बाद में हमें डराया धमकाया गया और कल हम यहाँ पे शांतिपुर को बैठे हुए थे अपनी पूरी ड्यूटी करके हाजिरी रजिस्टर में लगा के। उसके बाद में हम 15-20 मिनट के लिए यहाँ पे बैठे थे, फिर हम घर चले गए थे। उसके बाद में हमें तो सुबह ये पता चला। यमुनानगर के साडोरा दोसड़गा रोड पर आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां पर स्कूल बस पर एक पेड़ गिर गया, जिसके चलते बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि बस में 2 बच्चे और चालक परिचालक थे, जिन्हें मामूली चोट आई। बताया जा रहा है कि पेड़ बस के पिछले हिस्से पर गिरा, जबकि अगले हिस्से में 2 स्कूली बच्चे बस चालक परिचालक थे, जो बाल बाल बच गए। वहीं इस घटना के बाद काफी समय तक इस मार्ग पर जाम लगा रहा, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पेड़ को कई हिस्सों में काटकर अलग किया और जाम को खुलवाया। वन अधिकारी सूरज भान ने बताया कि इस हादसे की सूचना मिलने पर विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ को हटाकर रास्ते को खुलवा दिया है। सुबह ही लगभग मेरे को 8 बजे वन राज्य के अधिकारी सडोरा ने फ़ोन पे सूचित किया कि इस तरह से ये अपना जो सड़का सडोरा चौक से काला आम की तरफ जो रोड जाता है, उस पे एक पेट्रोल पंप के साथ कोई पोल्ट्री फार्म है, उसकी दीवार के साथ एक पेड़ खड़ा था हरा और सीधा, ये गिर गया। कोई स्कूल की बस खाली थी, वो आ रही थी, उसके पिछले हिस्से पे गिरा है। कैजुअलिटी कोई नहीं हुई उसमें। तो अब रास्ता पानीपत के बरसद रोड पर एक गोदाम मालिक से मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल 10 से 15 लोगों ने गोदाम में घुसकर मालिक और कर्मचारी की बुरी तरह से पिटाई कर दी। आरोप है कि इस दौरान हमलावर 19,500 रुपए नगद और सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने फिलहाल इस मामले को दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शाम 7 साढ़े 7 बजे के टाइम थे, हम अपने ऑफिस के अंदर बैठ के अपना कार्य कर रहे थे। एकदम अचानक से 15-20 लोग लाठी डंडे और तेज हथियार लेके गेट के अंदर एंटर हुए हैं। हमने पूछा भाई तुम लोग कौन हो, अपना क्या करने आए हो? कुछ नहीं बोल रहे। पहले हमारे सरदार जी हमारे पास कार्य करते हैं, इनको बाहर खींच के ले गए एकदम। हमने पूछा भाई क्या बात है, कोई बात तो बताओ, हमारा भाई तुम क्या चाहते हो? कुछ नहीं बोले, बस बाहर निकालते उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उसके बाद वो मेरे को बाहर खींच के लेके आए। खींच के लाने के बाद उसने तेजदार हथियार से हमला करा, जिससे मेरा बचाव करते मेरे कान कट गए। इसमें मेरे 14 टांके आए हैं और मेरे यहाँ पर चोटे और मेरी सारी कमर के ऊपर और इधर टांगों पे तेजदार डंडों से विंडो से अपना पूरा हमला कर दिया। और जाते जाते ये भी बोल गए हम तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं। पैसे वैसे भी लेके गए कुछ? हाँ, हमारे इनके जो ये कार्य अपना करते हैं वहाँ पे, इनसे एक सोने की चैन इनकी और 19,500 रुपए की नकदी ले गए। इसमें संदीप चोपड़ा की तरफ से कल शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पे हमने FIR दर्ज की है। संदीप चोपड़ा की फैक्ट्री में कुछ व्यक्ति घुस के उन्होंने मारपीट की है लाठी डंडों से, और जिसमें 10-12 लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। CCTV फुटेज देख रहे हैं, कुछ हमने कलेक्ट करी है, कुछ और दूसरे एंगल से हम CCTV फुटेज दाएं बाएं से ले रही है। मामला अभी आपसी और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।